हेलो स्टूडेंट्स, आपका ज्ञान शुक्ला लर्निंग में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर आयोग के बारे में। तो इसकी जो कहानी शुरू होती है वो लगभग 1854 से शुरू होती है। 1854 में वुड का आदेश पत्र आता है और 1855 में प्रत्येक प्रांत में लोक शिक्षा विभागों की स्थापना होती है। 1857 में बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में विश्वविद्यालयों का शिलान्यास होता है। परंतु उसी वर्ष क्या होता है, 1857 की क्रांति होती है और हमारा जो शिक्षा की गति है वो रुक जाती है। क्रांति के बाद में जो भारतीय शासन की बागडोर है रानी विक्टोरिया के हाथ में आती है और इस बीच जो शिक्षा की गति है वो बहुत ही धीमी होती है, शिथिल होती है, जिससे क्या होता है, भारतीयों में असंतोष होता है। सन 1880 में लॉर्ड रिपन को गवर्नर जनरल बनाया जाता है और भारत भेजा जाता है और 1882 में लॉर्ड रिपन भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर आयोग की नियुक्ति करते हैं। तो चलिए अपना टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं। वुड के घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा हेतु 3 फरवरी 1882 को वायसराय लॉर्ड रिपन ने अपनी कार्यकारिणी सदस्य सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में पहले भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग में 21 सदस्य थे, जिनमें 7 सदस्य भारतीय थे। इनमें से 3 सदस्य सरकार के कृपापात्र थे। आयोग को प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक ही सीमित कर दिया गया था। इसका मुख्य कार्य क्षेत्र के प्राथमिक शिक्षा की जांच करना था। आयोग ने सन 1883 में अपना 600 पृष्ठों का प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। 3 फरवरी 1882 को लॉर्ड रिपन अपनी कार्यकारिणी के जो सदस्य सर विलियम के हंटर में अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, आयोग में क्या था, 21 सदस्य थे, जिनमें 7 क्या थे, भारतीय थे। 3 सदस्य क्या सरकार के कृपापात्र थे। ठीक है, आयोग को जो जांच का कार्य सौंपा गया था वो था प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का। और आयोग ने सन 1883 में अपना जो प्रतिवेदन 600 पृष्ठों का सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आयोग के जांच के विषय क्या थे या भारतीय शिक्षा आयोग के जांच के विषय क्या थे। पहला क्या था, वुड के घोषणा पत्र 1854 की प्रमुख नीतियाँ, यानी जो 1854 का घोषणा पत्र था उसमें जो नीतियाँ थीं उनकी जांच करना था। दूसरा था सरकार के प्रयासों को उच्च शिक्षा से हटाकर जनसाधारण की शिक्षा की ओर ले जाना था। इसके पहले क्या था, जो सरकार के प्रयास शिक्षा के हो रहे थे क्या उच्च शिक्षा पे कर रही थी, जबकि वो जो प्राथमिक शिक्षा पर प्रयास ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। तो इसका ध्यान कहाँ, प्राथमिक शिक्षा की ओर ले जाना था। नेक्स्ट है मिशनरी विद्यालयों का भारतीय शिक्षा में स्थान क्या है, इसके बारे में जांच करना था। नेक्स्ट है शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयासों का महत्व एवं सरकार की नीति का निर्धारण करना भी एक जांच का विषय था। नेक्स्ट था माध्यमिक शिक्षा की स्थिति तथा प्रसार। माध्यमिक शिक्षा की स्थिति क्या है देश में और उसका प्रसार कैसे किया जा सकता है, इसकी जांच करना भी इस आयोग का विषय था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे हंटर आयोग की प्रमुख सिफारिशें, मेन रिकमेंडेशंस ऑफ द हंटर कमीशन। कौन कौन सिफारिश, देखिए प्राथमिक शिक्षा में क्या सिफारिश करता है। पहली हेडिंग है शिक्षा नीति, एजुकेशन पॉलिसी। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के महत्व पर बल एवं स्थानीय भाषा तथा उपयोगी विषय में शिक्षा देने की व्यवस्था। प्राथमिक शिक्षा के महत्व पर बल दिया और स्थानीय भाषा तथा उपयोगी विषय की शिक्षा देने की व्यवस्था करना था। कमीशन के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का स्वरूप जनसाधारण की शिक्षा होना चाहिए। कमीशन ने कहा कि जो प्राथमिक शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए वो जनसाधारण के अनुसार होना चाहिए। यहाँ व्यवहारिक और व्यावसायिक होनी चाहिए। ये जो शिक्षा हो क्या हो, व्यवहारिक और व्यावसायिक हो, ना कि सिर्फ विश्वविद्यालय के लिए बच्चों को तैयार करने वाली। मतलब जो प्राथमिक शिक्षा दी जाए या शिक्षा नीति हमारी ऐसी हो, कैसी व्यवहारिक या व्यावसायिक हो, ऐसी ना हो कि केवल विश्वविद्यालय के छात्रों को ही तैयार करें। प्राथमिक शिक्षा को जीविका दिलाने में समर्थ होना चाहिए। इसका उत्तरदायित्व राज्य सरकार का हो। जो शिक्षा प्राथमिक शिक्षा मिले उसका जो वो ऐसा कार्य करे कि जीवन यापन के लिए भी हमें तैयार कर सके। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए और जो प्राथमिक शिक्षा का जो माध्यम होना चाहिए वो मातृभाषा होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए प्राथमिक शिक्षा में स्कूल प्रशासन कैसा होना चाहिए, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। भारतीय शिक्षा आयोग 1882, गलत है ये 1882 है, 1882 के अनुसार प्राथमिक स्कूलों का प्रशासन लचीला और कोमल होना चाहिए। जो प्रशासन लचीला और कोमल होना चाहिए। पाठ्यक्रम के विषय में
आयोग ने प्रत्येक प्रांत को अपनी आवश्यकता अनुसार स्वतंत्रता दे दी। मतलब जो पाठ्यक्रम है, जो प्रत्येक प्रांत अपने ज़रूरत के अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारित कर सकता है, किंतु इसके कुछ विषय जैसे गणित, अंकगणित, आय व्यय, लेखा, क्षेत्रीय समिति, देशी विधियाँ, प्राकृतिक भौतिक विज्ञान, कृषि, स्वास्थ्य आदि को अनिवार्य कर दिए। और ये जो विषय थे गणित, अंकगणित, आय व्यय, इन सबको क्या किया उसने, अनिवार्य कर दिया। मतलब क्या किया उसने, जो 1882 में जो भारतीय शिक्षा आयोग आया, उसने क्या किया, पाठ्यक्रम में क्या है, प्रांतों को स्वतंत्रता दे दी कि अपने पाठ्यक्रम स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन कुछ विषय जैसे अंकगणित, आय व्यय, क्षेत्रीय समिति की देशी विधियाँ, प्राकृतिक भौतिक विज्ञान, कृषि आदि को क्या किया, अनिवार्य कर दिया। नेक्स्ट है अधिनियम, लेजिस्लेशन। हंटर कमीशन ने सिफारिश की भारत में इंग्लैंड के बने कानून के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व यहाँ की नगर महापालिका बोर्ड स्थानीय संस्थाओं के हाथ में रहना चाहिए। अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि जो प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व है नगर महापालिका बोर्ड और स्थानीय संस्थाओं के ऊपर रहना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे शिक्षक प्रशिक्षण की, टीचर्स ट्रेनिंग। शिक्षक प्रशिक्षण के बारे में भारतीय शिक्षा आयोग का सुझाव था कि इसके लिए नॉर्मल स्कूलों की स्थापना की जाए। मतलब शिक्षक प्रशिक्षण के लिए नॉर्मल स्कूलों की स्थापना की जाए एवं इनकी संख्या पर्याप्त हो। आयोग ने सिफारिश की कि प्रत्येक विद्यालय निरीक्षक के क्षेत्र में कम से कम एक नॉर्मल विद्यालय अवश्य हो। मतलब नॉर्मल विद्यालय स्थापित किया जाए और उसके लिए क्या हो, एक जो क्षेत्रीय निरीक्षक होना चाहिए, विद्यालय निरीक्षक होना चाहिए। नॉर्मल स्कूलों में उन्नति और सफलता की जिम्मेदारी विद्यालय निरीक्षक की होनी चाहिए। और नॉर्मल स्कूल जो उन्नति या सफलता जो प्राप्त कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी क्या, विद्यालय निरीक्षक की होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्राच्य संस्थाएं, इंडिजिनस स्कूल। ठीक है, प्राच्य संस्थाओं के बारे में हम बता चुके हैं आपको पहले भी। प्राच्य संस्थाओं के महत्व को स्वीकार करते हुए हंटर कमीशन ने सुझाव दिया कि अनेक कठिनाइयों के बावजूद भी इन संस्थाओं का अस्तित्व में रहना यह प्रदर्शित करता है कि संस्थाओं भारतीय के बीच लोकप्रिय एवं सजीव रही हैं। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि इन संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाए और इनकी सुरक्षा होनी चाहिए। हंटर आयोग ने कहा कि अनेक कठिनाइयाँ आ रही हैं प्राच्य संस्थाओं के आगे, लेकिन फिर भी क्या है, अभी तक अपने अस्तित्व को बचाए रखने में सफल हुई हैं। इसलिए क्या करनी चाहिए, इन संस्थाओं का प्रोत्साहन देना चाहिए और इनकी सुरक्षा भी की जानी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ें। अब हम बात करेंगे आर्थिक व्यवस्था की या फाइनेंस की। प्राथमिक शिक्षा के व्यय के लिए स्थानीय निकायों द्वारा स्थायी और पृथक कोष का निर्माण किया जाना चाहिए। जो स्थानीय निकाय हैं वो पृथक कोष का निर्माण करेंगे। प्रांतीय सरकारों को इस कोष का 1/2 और संपूर्ण व्यय का 1/3 भाग आर्थिक सहायता के रूप में स्थानीय निकायों को देना चाहिए। एक जो कोष बनेगा उसका 1/2 और संपूर्ण व्यय का 1/3 भाग क्या स्थानीय निकायों को देना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा के अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, अनुदान प्रणाली, मुस्लिम शिक्षा आदि पर भी अपने सुझाव दिए थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा है सेकेंडरी एजुकेशन की। तो माध्यमिक शिक्षा में इसने निम्न सुझाव दिए। पहला जो सुझाव था, माध्यमिक शिक्षा के लिए सहायता अनुदान प्रणाली लागू हो। नेक्स्ट था, माध्यमिक शिक्षा का प्रसार स्थानीय निकायों द्वारा किया जाना चाहिए। जो माध्यमिक शिक्षा है उसकी जिम्मेदारी किस पे आ गई, स्थानीय निकायों पे आ गई। नेक्स्ट है, कम से कम एक जिले में एक माध्यमिक विद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। आयोग ने कहा कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक माध्यमिक विद्यालय स्थापित होना चाहिए। नेक्स्ट है, जिन स्थानों पर विद्यालय नहीं है वहाँ पर सरकार द्वारा विद्यालय स्थापित किए जाएँ, और जिस जिले में विद्यालय नहीं है या जहाँ पर विद्यालय नहीं है वहाँ पर क्या करेगी, सरकार विद्यालय स्थापित करे। नेक्स्ट है आपका, हाई स्कूल स्तर पर 2 प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था हो। इसको आ और बा कोर्स कहा गया था। एक में व्यावसायिक एवं व्यवहारिक शिक्षा दी जाए, व्यावसायिक और व्यवहारिक बा कोर्स में हो जाएगा, और जो जाने पर बल तथा दूसरी ऐसी साहित्यिक शिक्षा दी जाए जिससे विश्वविद्यालय में प्रवेश में सहायता मिले। एक शिक्षा क्या करेगी, हमें व्यवहारिक या व्यावसायिक बनाएगी, और जो दूसरी शिक्षा क्या करेगी, हमको विश्वविद्यालय के लिए तैयार करेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट था आपका सुझाव माध्यमिक शिक्षा के लिए। आयोग ने शिक्षा के माध्यम के बारे में कोई स्पष्ट विचार नहीं दिया। उसने क्या किया, शिक्षा के माध्यम के बारे में कुछ नहीं कहा, केवल इतना ही कहा कि मिडिल स्कूलों में अंग्रेजी की अपेक्षा मातृभाषा की शिक्षा को माध्यम बनाया जाए। मतलब मिडिल स्कूलों में क्या होगी, अंग्रेजी की अपेक्षा मातृभाषा शिक्षा का माध्यम होगी। साथ ही छात्रों के लिए अंग्रेजी का ज्ञान भी आवश्यक है, और मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी का ज्ञान भी आवश्यक बताया।
नेक्स्ट है आपका व्यक्तिगत मान्यता प्राप्त स्कूलों को सरकारी स्कूलों के समान माना जाए, मतलब जो उनकी वैल्यूएशन है या जो मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं उनको सरकारी स्कूलों के बराबर ही समझा जाए। नेक्स्ट है देश में यदि कहीं अंग्रेजी विद्यालय खोलने की आवश्यकता हो तो ऐसे विद्यालयों को सहायता अनुदान प्रणाली के अंतर्गत खोला जाए। जो अगर कहीं ऐसा लगता है कि अंग्रेजी विद्यालय खोलने की आवश्यकता है तो उसके लिए क्या है, केवल सहायता अनुदान प्रणाली यानी उसको सिर्फ एड मिलेगी के अंतर्गत ही विद्यालय खोले जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे उच्च शिक्षा की। यद्यपि जो हंटर आयोग की नियुक्ति उच्च शिक्षा के लिए नहीं हुई थी, केवल प्राथमिक और माध्यमिक के लिए ही हुई थी, लेकिन फिर भी उसने उच्च शिक्षा के संबंध में भी सुझाव दिए। जो पहला सुझाव था, उच्च शिक्षा के विकास के संबंध में भारतीय शिक्षा आयोग ने कहा कि उच्च शिक्षा संस्थाओं को अनुदान देते समय संस्थाओं में शिक्षकों की संख्या, कार्यक्षमता, स्थानीय आवश्यकताओं पर ध्यान, भवन निर्माण, पुस्तकालय, फर्नीचर आदि पर भी ध्यान रखना चाहिए। जो भी ऐड मिले तो उस पर क्या है, स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान रखा जाए, भवन निर्माण, पुस्तकालय, फर्नीचर आदि कैसा है या क्या क्या आवश्यकता है इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है भारतीय शिक्षा आयोग के अनुसार उच्च स्तर पर पाठ्यक्रम ऐसा हो जिससे विद्यार्थी अपनी रुचि के विषयों को चयनित कर सकें। पाठ्यक्रम में मानव धर्म, नैतिक शिक्षा, वैकल्पिक विषयों का प्रावधान रखा जाए। प्रोफेसरों की नियुक्ति में उन भारतीयों को वरीयता दी जाए जिन्होंने यूरोपीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की हो। ये सुझाव दो उच्च शिक्षा के बारे में हंटर आयोग ने दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम हंटर आयोग का मूल्यांकन करेंगे, इवैल्यूएशन ऑफ हंटर कमीशन। तो मूल्यांकन में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों को भी हम सम्मिलित करते हैं। तो पहले हम मेरिट्स या गुण के बारे में बात करेंगे। जो पहला गुण है, हंटर आयोग का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसने वुड डिस्पैच में घोषित शिक्षा नीति 1854 में सिर्फ उन्हीं तत्वों पर ध्यान दिया जो भारतीयों के हित में थे। मतलब हंटर आयोग ने सिर्फ उन्हीं तत्वों पर ध्यान दिया जो वुड डिस्पैच में क्या था, भारतीयों के हित में थे। जो पॉइंट नेक्स्ट है, हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर काफ़ी ध्यान दिया तथा प्राथमिक शिक्षा का भार स्थानीय निकायों के ऊपर छोड़कर जन शिक्षा का प्रभावी मार्ग प्रशस्त किया। हंटर आयोग ने क्या किया, प्राथमिक शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया और इसका भार किस पे डाला था, स्थानीय निकायों पर। नेक्स्ट है आपका, हंटर आयोग ने स्त्री शिक्षा, मुस्लिम बच्चों की शिक्षा, पिछड़ी जाति के बच्चों की शिक्षा, पिछड़े बच्चों की शिक्षा के संबंध में क्या हो, ठोस सुझाव दिए। नेक्स्ट है आपका, हंटर आयोग ने विभिन्न स्तरों की शिक्षा की पाठचर्या की रूपरेखा भी प्रस्तुत की। इसने माध्यमिक शिक्षा की पाठचर्या को साहित्यिक और व्यावसायिक दो वर्गों में बांटकर एक बड़ा कार्य किया जिससे ये रोजपरक बनाया। और इसने क्या किया था, व्यावसायिक और व्यवहारिक शिक्षा की बात करी थी माध्यमिक शिक्षा में। इससे क्या हुआ, रोजगार मिलने में हमें आवश्यकता होगी। तो ये थे हंटर आयोग के आपके गुण। अब चलिए बात करते हैं हम हंटर आयोग में दोष क्या थे, डीमेरिट्स। जो पहला दोष था, हंटर आयोग के सुझाव के अनुसार सरकार को निरीक्षण विभाग पर नियंत्रण करना था, इसलिए शिक्षा के ऊपर सरकार के नियंत्रण को कठोर बना दिया। अब जब हम दोष की बात करेंगे तो हम सिर्फ दोष को देखेंगे, क्या कमियां थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, सिर्फ निरीक्षण पर ध्यान दिया। तो इससे क्या हुआ, जो लचीलापन होता संस्थाओं का वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उस पर किसी न किसी पे निरीक्षक के नियंत्रण में होता था। तो क्या हुआ, उनको कठोर बना दिया, उनका लचीलापन खत्म हो गया। नेक्स्ट था, हंटर आयोग ने मातृभाषा के अधिकार की उपेक्षा की और शिक्षण के माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया। फलस्वरूप भारतीय भाषाओं की उपेक्षा हो गई। उसने जो शिक्षा का माध्यम था उसमें क्या किया, अंग्रेजी का समर्थन किया, जिससे जो मातृभाषा थी उसकी उपेक्षा हुई। ये भी एक दोष था। नेक्स्ट है, शिक्षा निजी प्रयासों को सौंप दी गई, इसलिए सरकार लोगों की शिक्षा के प्रति उदासीन हो गई। इस रवैये से आखिरकार शिक्षा के उद्देश्य की हानि हुई। जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको क्या किया गया था, निजी हाथों में सौंप दिया गया था और सरकार इससे पूरी तरह उदासीन हो गई, जिससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं शिक्षा का जो हुआ नुकसान हुआ। नेक्स्ट है, हंटर आयोग द्वारा अनुशंसा की गई कि शिक्षा प्रणाली में मात्र रटने के यंत्र यानी किताबी ज्ञान रखने वाले छात्रों का निर्माण किया। जो शिक्षा व्यवस्था उसने जो प्रणाली उसने विकसित की या बताई उसमें क्या था, सिर्फ रटने पर ध्यान दिया गया था। तो उसने क्या किया, सिर्फ किताबी कीड़े ही पैदा किए जिनकी संख्या में अत्यंत तीव्र गति से वृद्धि हो रही थी। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था का उसने समर्थन किया जिसमें सिर्फ क्या है, किताबी ज्ञान रखने वाले लोग ही आगे बढ़ पा रहे थे। तो अगर हम ओवरऑल देखते हैं पूरे हंटर आयोग को तो कहीं ना कहीं इसने जो है भारतीय शिक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सुझाव दिए। और ये अगर सुझाव पूरी तरह से मान लिए जाते या पूरी तरह से उसकी जो मंशा थी उसके अनुसार कार्य होता तो आज हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत ही अव्वल दर्जे की हो सकती थी। तो ये था हमारा हंटर आयोग। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।